नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा में दिल्ली दुष्कर्म की निंदा, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग, गृहमंत्री ने दिलाया न्याय का भरोसा। एक सप्ताह के गतिरोध के बाद राज्यसभा की कार्यवाही सामान्य, सभापति की सलाह, बयानों में शिष्टाचार का करें पालन, सदन में अहम बिल पारित। जम्मू कश्मीर की 16 और झारखंड की 17 सीटों पर कल तीसरे दौर का मतदान, वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रूस का ऐलान, पूरी तरह भारत के हितों के साथ, पाकिस्तान को फौजी उपकरण न देने की कही बात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में कल से पहला टेस्ट। टीम इंडिया की कमान, विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी में नीदरलैंड के साथ करो या मरो का मुकाबला। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। शुक्रवार को हुआ दुष्कर्म मामला आज संसद में भी उठा। केंद्रीय गृह मंत्री ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार जघन्य कांड के दोषी के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करेगी। हादसे के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार ने उबर टैक्सी की सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोपी ड्राइवर को अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। I rise to report an extremely unfortunate incident. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिल्ली के कैब बलात्कार कांड पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। The government of India strongly condemns this dastardly act. It will be ensured that all necessary steps are taken to bring the offender to justice. इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और सरकार से बयान की मांग की। घटना के विरोध में एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने भी महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कह रही है कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो जो लड़का है जिसने ये रेप अटेम्प्ट किया है वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका था रेप अटेम्प्ट में। वो कैसे वो बेल आउट हुआ? हमारी मांग है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। दिल्ली की सड़क पे महिला घूम रही है, किसी अगर वहाँ सुरक्षा नहीं है महिला को, तो देश के किसी रूरल एरिया में क्या सुरक्षा मिल सकती है? उबर कैब्स में गैंग रेप हुआ है, उस पर आम आदमी पार्टी आज सवाल पूछ रही है। वो ये सवाल पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस आखिर गृह मंत्रालय के अंडर है। गृह मंत्री ने अभी तक किया क्या है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए? आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव को मथुरा से गिरफ्तार किया गया। शिव कुमार पर 2011 में दक्षिणी दिल्ली के महरौली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। वो 7 महीने तक तिहाड़ जेल में भी रहा। घटना शुक्रवार रात को घटी थी। लड़की ने कार की तस्वीर खींच ली, जिससे आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिली। दुष्कर्म की ये घटना 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार मामले के 2 साल पूरे होने से कुछ ही दिन पहले हुई है। श्याम सुंदर के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीके गुप्ता साहब मौजूद हैं। वीके गुप्ता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का ये पूरा मामला रहा है, कई सारी मैं कहूँ एजेंसियों की मैं कहूँ कि लापरवाही के चलते ये है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिस तरीके से लाइसेंस जारी करता है विदाउट कोई क्वालिफिकेशन, या फिर मैं कहूँ कि रीचेकिंग के, ये सब कुछ चलता रहता है, या फिर जिस तरीके का सिस्टम डेवलप हो चुका है वो सिस्टम ऐसे हादसों को निमंत्रण देता हुआ दिखता है। हेलो गुप्ता साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही। गुप्ता जी, दिल्ली में जो ये दोबारा से एक बार फिर से मैं कहूँ कि दुष्कर्म का मामला सामने आया है चलती गाड़ी में, किस तरह का मैं कहूँ ये सिस्टम है कि बार बार इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं और इस तरह के हादसे मैं कहूँ कि सामने आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार का और पुलिस का संबंध है, सरकार ने इसमें बहुत ही सख्त कानून के प्रावधान बनाए हुए हैं। 2012 की दुखद घटना के बाद अब तो बहुत ही कानून के प्रावधानों में बहुत सख्ती का प्रावधान रखा गया है। अच्छा, जहाँ तक ये उबर टैक्सी का सवाल है, अब ये जो ड्राइवर की वेरिफिकेशन
किस स्तर पे की गई, या क्या उसका वेरिफिकेशन चेक हुआ या नहीं हुआ, किस तरह का बैकग्राउंड चेक किया गया था उबर टैक्सी कंपनी द्वारा, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जांच में पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये आरोपी पहले एक रेप के केस में इन्वॉल्व था तो किसी भी हालत में इसको दोबारा इसमें टैक्सी ड्राइवर की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए थी इसकी। गुप्ता जी, एक और जो बात आ रही है सामने, कई आज मैं कहूं कि अधिकारियों से फोन पर बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में कॉमर्शियल व्हीकल के लिए परिवहन विभाग एक टैग जारी करता है, और वो टैग तभी जारी करता है जब वो सभी तरह की जो मैं कहूं कि क्वालिफिकेशन या फिर जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करता है वो ड्राइवर या वो कंपनी। और इस टैक्सी ड्राइवर के पास ऐसा कोई भी टैग नहीं था और पिछले 6 से 7 महीने से लगातार इस एनसीआर रीजन में गाड़ी चला रहा था। कैसे मुझे लगता है कि परिवहन विभाग की खुलेआम मैं कहूं कि लापरवाही भी यहां पर सामने आ रही है। अब देखिए, मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि यही मैं कहूंगा कि हो सकता है ये जो उबर कंपनी के ड्राइवर्स हैं, इन्होंने जो ड्राइवरों की नियुक्ति की है वो किस आधार पे की गई है, और इनको जो यहाँ पर टैक्सी सर्विस चलाने का लाइसेंस या परमिशन दी गई है उसमें किस तरह का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रोल रहा है, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब काफी सख्ती बरतेगा कि अगर आपका ड्राइवर एक वेरीफाइड ड्राइवर नहीं है, उसके पास पुलिस द्वारा दी गई क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है कि वो किसी भी आपराधिक घटना में लिप्त नहीं रहा है पहले, तभी उसको टैक्सी चलाने की अनुमति दी जाए, तो मेरे ख्याल में निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर एक्शन लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। और एक और जो सवाल खड़ा हुआ गुप्ता साहब की, इस ड्राइवर के खिलाफ पहले भी एक बार आपराधिक मामला दर्ज हुआ, कुछ दिन से शायद जेल में रहा, उसके बाद किसी पुलिस थाने से किसी पुलिसकर्मी ने इसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया। असल में क्या ये कहें कि ये सब कुछ किसी भी अधिकारी से या किसी पुलिस विभाग के अधिकारी से, किसी से, मैं सभी मैं विभागों की बात कर रहा हूँ, इस तरह का सर्टिफिकेट लेना बहुत आसान है और तहकीकात या फिर जो मैं कहूँ कि वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया है वो असल में उतनी व्यवहारिक नहीं दिखती है जितनी कागजों में कड़ी नजर आती है। अभी किसी चैनल पे ये जानकारी दी जा रही थी कि ये जो सर्टिफिकेट इसके पास था ये शायद फेक सर्टिफिकेट था, इट वाज अ फोर्स्ड सर्टिफिकेट। जब भी पुलिस कोई सर्टिफिकेट देती है तो उसमें प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स को चेक करके देती है कि उसके खिलाफ किसी तरह का आपराधिक मामला पुलिस में दर्ज नहीं है और वो कोई भी केस उसके खिलाफ पेंडिंग नहीं है। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब तक सारी बातें जानकारी हासिल होगी, पुलिस अपनी तफ्तीश में सब बातों का पता करेगा, सारा खुलासा तभी होगा। अभी किसी तरह का कहना चाहिए कि उसमें कोई चीज उसको अभी इसको वेट करना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन गुप्ता साहब, कानूनी मैं प्रावधानों को थोड़ा समझना चाहूंगा आपके जरिए, क्योंकि आपने पूरा दिल्ली को देखा है, यहाँ की कानून व्यवस्था को आप संभालते रहे। असल में क्या ऐसे मसलों में जो मामला है वो उस ड्राइवर तक सीमित रहता है, कानून क्या कहता है, या फिर जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहा है, जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, असल में उस कंपनी को सिर्फ ब्लैकलिस्ट कर देना यही कानून कह रहा है, या फिर कहीं उसकी जवाबदेही सजा में वो कंपनी भी हिस्सेदार होगी, भागीदार होगी? नहीं, मैं इस तरह का नहीं मत रखता कि कंपनी की भागीदारी होगी। इसमें जो रेप का अपराध है इसमें ड्राइवर ही निश्चित रूप से आरोपी है। कंपनी का अगर थोड़ा बहुत अगर नेग्लिजेंस आएगा तो ये आएगा कि उन्होंने ड्राइवर को प्रॉपर चेक किया था, बैकग्राउंड चेक किया था, नहीं किया था, किस आधार पर उसको अपनी कंपनी में अनुमति दी थी, वो एक एस्पेक्ट होगा, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखेगा। लेकिन कंपनी की लायबिलिटी अगर इस तरह आप स्ट्रेच करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम कानूनी पहलुओं को
सामने रखने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सुंदर भी मौजूद हैं, जो कि संसद में आज सरकार ने इस पर बयान दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज बयान दिया। श्याम, जिस तरीके का पूरा मामला, और इससे पहले हमने देखा था दिल्ली में जब धौला कुआं रेप कांड हुआ था, उसके बाद तमाम तरह के कानूनों की बात हुई थी। व्यवहारिक तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि कड़ाई से पालन किया जाएगा। सरकार का रुख फिर वही है, जैसे कि पिछली सरकार ने भी कहा था कि हम जो भी गुनहगार है, दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से इन घटनाओं को रोकने की पहल या फिर मैं कहूँ कवायद, क्या वाकई वो फिर से एक बार खोखली साबित हुई है? क्या सरकार का एक्शन प्लान होगा आगे? अब नहीं, बिल्कुल कविंद्र, ये बात अपनी जगह पर है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है, उसमें जिस पर भी ये आरोप है, जो भी दोषी है, उसको पकड़ा जाए, उसको कानून के हवाले किया जाए और उसको सज़ा दिलाई जाए, कन्विक्शन इस तरह के मामलों में हो। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पुलिस गिरफ्तार करती है दोषियों को, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है और उसकी वजह से जो कानून का भय पैदा होना चाहिए वो भय पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सख्त कानून को लाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उस सख्त कानून को लागू किया जाए। उसके लिए कई तरह की बातें हुई थी। निर्भया मामला जब सामने आया था, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा आक्रोश दिल्ली शहर में देखा गया था और उस वक्त में ऐसा महसूस हो रहा था कि सरकार पर दबाव बनाने के साथ साथ समाज में एक जागरूकता भी बढ़ रही थी। और उस वक्त बहस ये हुई थी कि जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है महिला सुरक्षा के लिए, वो रिसोर्सेज जुटाए जाएंगे, चाहे पुलिस पर्सनल्स को बढ़ाने की बात हो, कन्विक्शन हो, उसके लिए ट्रेनिंग की, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाए, फॉरेंसिक सबूत जो जुटाए जाते हैं वो किस तरह से जुटाए जाएं, और जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसको किस तरह से उसको विश्वास दिलाया जाए कि उसको इंसाफ मिलेगा और उसको सम्मान के साथ वो जी पाएगी समाज में। ये सारी बहस उस वक्त में हुई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत संवेदनशील तरीके से जरूर एक बयान पढ़ा, लेकिन उसमें वो ब्यौरा दिया गया कि किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया मथुरा से, किस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो दोषी है उसको सजा दिलाई जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर के दौरान, लोकसभा की मैं आपको बात बताऊं कि कुछ दिन पहले ही रेल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल आया था और उसमें यह सरकार को मानना पड़ा था कि जितनी सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है ट्रेन में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उतनी तादाद में महिला सुरक्षा कर्मी नहीं है। उसी तरह से दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, निर्भया मामले के बाद इतना दबाव बनने के बावजूद भी उस वक्त में एक बड़ा मुद्दा बना था कि वीआईपी मूवमेंट में, वीआईपी के सुरक्षा इंतजाम में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं पुलिस वाले कि उनको आम नागरिकों को और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उतनी संख्या रह नहीं जाती है पुलिस के पास। तो वो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उस वक्त में उठे थे और जो आज भी वैसे के वैसे जिंदा नजर आते हैं। आज भी दिल्ली पुलिस के पास अगर नाइट पेट्रोलिंग की बात करें आप, या अगर आप बात करें कि हर जगह, हर उस पर स्ट्रीट लाइट काम करती हो, ये तमाम जो सवाल थे, जितने संवेदनशील तरीके से उस वक्त में बहस हुई थी, जितनी संजीदा बहस हुई थी, वो बहस तो जरूर हुई, लेकिन जितना रिसोर्सेज उसमें डालने की जरूरत थी वो धरातल पर देखिए नहीं, सिर्फ कागजों पर कार्रवाई होती नजर आई, जैसे कि श्याम बता रहे हैं। और चर्चा के दौरान जरूर कहा गया कि इस तरह के प्रावधान होंगे। नई सरकार ये भी कह रही है कि वो सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करेगी ताकि महिलाओं की सुरक्षा पर पूरा का पूरा फोकस रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और यह थी हमारी पहली खबर। और छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर राज्यसभा में पिछले एक हफ्ते से जारी गतिरोध आज खत्म हो गया। सरकार और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर आखिरकार सहमति बन गई। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की ओर से पढ़े गए प्रस्ताव में सांसदों, मंत्रियों और राजनेताओं से सार्वजनिक जीवन में और बयानों में शिष्टता बरतने की बात कही गई। While acknowledging the statement of Prime Minister made in the House on the 4th of December, appeals to all members of Parliament, ministers and leaders of all political parties to maintain civility at all costs in public discourse for the successful functioning of parliamentary democracy and to uphold our commitment to constitutional values. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की ओर से पढ़े गए इस प्रस्ताव के बाद राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आपत्तिजनक बयान के मामले में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग दोहराई।
हमने अपनी मांग जो पहले समूचे प्रतिपक्ष की थी मंत्री के इस्तीफे की, वो हमने वापस करी, रोक दी। हमने पीछे हट के कहा, पहले सेंश्योर मोशन की बात की, सरकार नहीं मानी, तो हमने सारे विपक्षी दलों ने बात करके केवल 2 लाइन जिसमें किसी का नाम ना हो उसकी हमने प्रस्तावना दी। Sir, you are right. No resolution can be moved without the permission of the chair. Yeah. But the chair cannot also do anything without the approval of the House. Yeah. So we are saying let the House approve or disapprove this resolution. You put it to vote. विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग से पीछे हटते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया था। Therefore, the condition on which you allowed him to speak is a condition which is not acceptable to them. Sir, we are. Yes, Yachuri. Yes, Yachuri. Sir, you're Can't allow this liberty to be misused. इस मामले पर अवरोध की वजह से सोमवार को प्रश्नकाल तक सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सहमति बनी और सभापति की ओर से बयान पढ़ा गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 30 नवंबर को दिल्ली की एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद हफ्ते भर से राज्यसभा में गतिरोध की वजह से सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं चल पा रही थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने आज एक कपड़ा उपक्रम राष्ट्रीयकरण विधि विधेयक संशोधन विधेयक 2014 को पारित कर दिया। इससे बंद पड़ी सरकारी कपड़ा मिलों की जमीन का मालिकाना हक नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को मिल सकेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि बिल से दस्तकारों को फायदा होगा और मिलें चालू होने से रोजगार भी पैदा होगा। बहुत ज्यादा हुई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए जमीन का पट्टा बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। एनटीसी सिक मिल्स जितनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश जो चल सकती हैं उनको हम चलाएं, और उसमें हमारी रुचि भी है और इसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 11 मिलें ऐसी हैं कि जो एनटीसी चला रही है और 5 इस समय उसमें फायदे में है। हम इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं और उसके हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा मंत्रालय इस दिशा में काम भी कर रहा है। और इसके पहले राष्ट्रीय और निगम की 103 मिलों के बंद होने और 82,000 मजदूरों के बेरोजगार होने पर सदस्यों ने गहरी चिंता जताई और उनके पुनर्वास की मांग की गई। लेकिन ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर को देखने की सर इसके अंदर जरूर है, और इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन के अलावा मैं दूसरा कुछ देखता नहीं हूँ। ये भी मांग हुई कि मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए। साथ ही भू माफिया से भी मिल की जमीनों को बचाने की मांग की गई। जमीन जो है वो हजारों एकड़ है और ये पूरे शहर के भीतर और शहर के अंदर आ गई, इसलिए बिल तो जरूरी था लाना कि ये सरकार के हाथ में तो आए। भू माफिया और तमाम उस तरह के दलाल उन जमीनों पे नजरें गाड़े हुए हैं और बहुत सी मिलों की जमीनें कब्जा भी हो गई हैं धीरे धीरे। इसके अलावा सांसदों ने भारतीय बाजार पर चीन की वजह से हो रहे असर का भी जिक्र किया। इस विधेयक के जरिए बीमार कपड़ा उपक्रम राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1974 और कपड़ा उपक्रम राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1994 को संशोधित किया गया है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी आज राज्यसभा में थी। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि नदी को प्रदूषित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है और सफाई के लिए आईआईटी के विशेषज्ञों वाले एक समूह की मदद दी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण और गंदगी को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। एक पूरक सवाल के जवाब में उमा भारती ने बताया कि जल विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और आईआईटी के पेशेवरों के समूह के साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की एक टीम बनाई गई है। गंगा को साफ करने के बारे में ये टीम दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट हमको दिसंबर के अंत तक मिल जाएगी, जो कि नदियों की अविरलता के संबंध में होगी। इसके बारे में राज्यों से परामर्श करना बहुत जरूरी था माननीय सभापति महोदय, और यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड के प्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के भी। हमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी इसमें सहयोग चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2019 तक देश के हर नागरिक को बिजली मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि रद्द कोयला ब्लॉकों के ई आवंटन के जरिए तापीय विद्युत परियोजनाओं को कोयले की कमी जल्द दूर की जा सकेगी। In the interim,
with the auction, e-auction of all these coal mines, a large amount of these projects will get kick-started. They will have the ability to participate in these auctions in a fair and transparent manner, get their coal supplies from these auctions and ramp up their production. शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने की जानकारी दी। That we have announced a teachers training program on a national level, which includes keeping in mind the new methodologies that we need to take to train our teachers, not only for primary, upper primary, secondary education, but also technical education. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए स्वच्छता अभियान को लेकर भी सांसदों ने सरकार से कई सवाल पूछे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीमा संशोधन बिल पर राज्यसभा के सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट बुधवार को सदन में पेश की जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष चंदन मित्रा ने पीटीआई को बताया कि सिलेक्ट कमेटी ने आज रिपोर्ट को मंजूरी दी। सदस्यों को मंगलवार तक लिखित में अपनी सहमति या असहमति देनी होगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के साथ कुछ असहमति नोट भी पेश किए जाएंगे। सरकार अगले सप्ताह बीमा संशोधन बिल पेश कर सकती है और बिल के जरिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% किया जाना है। चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर और सांबा में रैलियां की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने से ही सूबे का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव के सिलसिले में थे। उन्होंने सांबा और श्रीनगर में 2 रैलियों को संबोधित किया। सांबा की रैली में उन्होंने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर जोर दिया। श्रीनगर की रैली में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के समग्र विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में तरक्की करने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार का इरादा है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नई नई जगह पर रास्ते बने, ताकि लोग टूरिस्ट के नाते जाने के लिए उनकी संभावना बढ़े। उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर पानी की इतनी ताकत है, पानी की इतनी ताकत है कि यहां का पानी पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दे सकता है। इतनी ताकत है। यहां से पानी से बिजली पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के बादामी बाग में 15वीं कोर के मुख्यालय भी गए, जहां उन्होंने हाल ही में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में आने पर ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का वादा किया है। बीजेपी की दलित रैली में नेताओं ने आज इसका ऐलान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को बीजेपी ने दलित रैली का आयोजन किया। दलित नेता और सांसद डॉक्टर उदित राज की अगुवाई में हुई इस रैली में समुदाय की मांगों को सामने रखा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। चुनाव के नतीजे क्या होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। कौन वोट देता है कौन नहीं देता है इससे कोई मतलब नहीं है। ये बात जरूर है कि चुनाव में हमको सबके वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि सारी की सारी ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके छोड़ेंगे। साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 12 सुरक्षित सीटों में से 9 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। बीजेपी महज 2 सीटों पर ही विजयी हुई थी। पार्टी अब इन सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बीजेपी को यकीन है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नमो नमो के दम पर बीजेपी जीत तो जाएगी, लेकिन अगर दलित वोट बैंक भी साथ जुट जाए तो क्या बात होगी। और यही कारण है कि बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने सभी दलित चेहरों को उतार दिया है। कैमरा पर्सन स्मृति के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तमिलनाडु में एडीएमके ने आज एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। एमडीएम के प्रमुख वाइको ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तमिलों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि एमडीएमके के अलग होने से राज्य में गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। चेन्नई में एमडीएमके जिला सचिवों की बैठक में एनडीए छोड़ने का फैसला लिया गया। पार्टी प्रमुख वाइको ने इस बारे में प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार तमिलनाडु के कई मुद्दों को लेकर असंवेदनशील रही है, जिसमें मुल्ला पेरियार बांध का मुद्दा भी शामिल है। Things are going worse by worse. Not only that, on Sri Lankan Tamil issue, on the issue of river waters issue,
And it is the duty of the central government to protect the interests of one state. It is the wish of each and every party to be in the alliance or to exit the alliance. But what I firmly say, exit of any party cannot alter the strength of the BJP. प्रस्ताव में श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामना देने की कड़ी आलोचना की गई। साथ ही राजपक्षे को भारत रत्न देने के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की खामोशी पर भी वाइको ने सवाल उठाए। एमडीएमके इस साल लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी के नेतृत्व वाले 6 दलों के महागठबंधन में शामिल हुई थी। पार्टी ने 39 में से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के करीब 40 साल के बाद दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आज 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 15 दिसंबर को होगा। अदालत ने रंजन द्विवेदी, गोपाल जी, संतोषानंद और सुदेव नंद को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने चारों को आपराधिक साजिश का दोषी भी पाया। इस मामले में 200 से ज्यादा गवाह थे। All the 4 persons who were standing trial up to this stage have been convicted of different charges. On 15th, the judge will have to hear, as per law, how much sentence is to be given. 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में हुए बम धमाके में ललित नारायण मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगले दिन उनकी मौत हो गई। सीबीआई ने पटना में 1 नवंबर 1977 को चार्जशीट दायर कर दी थी। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में भेजा। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ये मांग खारिज कर दी। कड़कड़डूमा कोर्ट में सितंबर 2012 में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद सबसे गंभीर चुनौती है। दिल्ली में दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवादियों में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि यह अंतर खत्म होना चाहिए। रूस ने कहा है कि वो भारत के हितों के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस के राजदूत अलेक्जेंडर कराकिन ने यह बात कही। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये भी कहा कि पाकिस्तान से रक्षा समझौते में रक्षा उपकरणों का निर्यात शामिल नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 10 दिसंबर को 2 दिन के लिए भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शिखर वार्ता होगी। रूसी राजदूत ने कहा कि भारत से रिश्तों की कीमत पर उनका देश पाकिस्तान से रिश्ते नहीं बनाएगा। उनका बयान पाकिस्तान और रूस में 20 नवंबर को हुए सैनिक समझौते के संदर्भ में था। सिविलियन हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनसे क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है। लेकिन जैसे मैं बताया और मैं ये दोहराऊंगा कि रूस भारत का एक स्ट्रेटेजिक अलाय होके कुछ भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा जो भारत को हार्म दे सकता है। ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और कोई चिंता के लिए यहाँ तो गुंजाइश नहीं है। राजदूत ने कहा कि उनका देश भारत में 18 से 24 परमाणु बिजली घर स्थापित करने में मदद कर सकता है। कुडनकुलम परमाणु बिजली घर की 3री और 4थी यूनिट के लिए पुतिन की भारत यात्रा के दौरान तकनीकी समझौते हो सकते हैं। तकरीबन 20 समझौते होंगे। हमारे जिंदगी के भिन्न भिन्न सब क्षेत्रों से संबंधित समझौते होंगे। हम इंतजार कर रहे हैं एक न्यूक्लियर साइट का नाम। रूसी राजदूत ने कुडनकुलम प्लांट की 2री यूनिट मार्च तक शुरू होने की उम्मीद भी जताई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा के अलावा दूसरे क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौते होने हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।